एक बात और मतलब आपके इंटरव्यू में मैंने सुना था कि जो मार्क्स हैं वो बहुत क्या हैं, बढ़िया वाले ज्यादा वाले हैं। तो 20 में से कितने नंबर मिला आपको? सर 20 में से 18 नंबर, मुझे 18 नंबर टोटल। बहुत बढ़िया, टॉपर्स में आते हैं। तो सोचेगा एक इंटरव्यू में ना 20 में से अगर आपको 18 नंबर मिल रहे हैं तो आपने कितना काबिले तारीफ इंटरव्यू। जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का दिनमंत्र के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान और आज हमारे साथ जुड़े हैं एक शख्स और ये हैं एनवीएस में सिलेक्टेड। तो ये फ्यूचर अध्यापक नहीं है, ओरिजिनल अध्यापक बन चुके हैं, प्रेजेंट में अध्यापक बन चुके हैं। ये अपना, इनका नाम मैं नहीं, ये इनका नाम ये खुद ही लेंगे। अपने बारे में थोड़ी सी कुछ पर्सनल जो डिटेल्स हैं खुद ही बताएंगे। वैसे आप देखिएगा इनको, आज जब हमारा इंटरव्यू शेड्यूल था ये वाला, तो ये बिल्कुल ऐसे इंटरव्यू में बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ओरिजिनल इंटरव्यू देना है। और इनकी खास बात है कि जब हमारे यहाँ इंटरव्यू देने आते थे तब भी इसी तरह ना बिल्कुल आप बाबूजी बन के नहीं आते थे, टीचर बन के आते थे। देखो मैं तो आ जाता हूँ ऐसे ही ना, लेकिन इनका देखिएगा। तो अपने बारे में कुछ आप ही बताइएगा बच्चों को। जी नाम क्या है? सर माय नेम इज रुपेश कुमार। आई एम फ्रॉम बेगूसराय, बिहार। आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम जवाहर नवोदय विद्यालय, बेगूसराय, बिहार, and thereafter I have completed graduation from Delhi University, and finally I have completed B.Ed from जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली। ओके, आप देखिएगा रुपेश ने अपना जो इंटरव्यू दिया तो ये इंट्रोडक्शन इसी तरह दिया। और होता क्या है कि आप ना कितनी बार भी इंट्रोडक्शन दीजिएगा तो हल्की सी घबराहट हमेशा क्या है बनी रहती है। जैसे आपके पीछे बाबा जी हमारे दिख रहे हैं ना डंडा लेके, तो ऐसे ही ना सामने जो 3 लोग रहते हैं उनके हाथों में डंडा तो नहीं होता, बट उनकी नजरों में ऐसा कुछ खोप होता है कि जिसकी वजह से आप शब्द भूल जाते हैं जो आपको आते हैं। तो रुपेश से उनकी जर्नी जानेंगे। रुपेश से हमने सवाल छिपा लिए थे, ये ऐसे सवाल होते हैं जो बिल्कुल अलग है, मतलब इतने खतरनाक नहीं होते, बट ये कि ये एक चीज बता पाए कि रुपेश ने जो जर्नी तय करी है उस जर्नी का आने वाले बच्चों को कैसे फायदा मिल सकता है। तो रुपेश तुम्हारी स्कूलिंग के बारे में कुछ कैसे, कहाँ से? सर मैं जहाँ अभी पढ़ाने जा रहा हूँ मैं वहीं से पढ़ के आया हूँ। अच्छा, नवोदय विद्यालय से मैंने पढ़ाई किया हूँ। अरे वाह। 10th और 12th मैंने नवोदय विद्यालय से ही कंप्लीट किया हूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ बीच में टोको हमें, नवोदय विद्यालय का जो स्कूलिंग का कल्चर होता है कैसा लगता है? सर उसमें लगता है कि मैं एक फैमिली कल्चर से जुड़ गए हैं। एक नया प्रकार का एक फैमिली मिल गया वहाँ पे, जहाँ पे स्टूडेंट जो हैं हमारे भाई हो जाते हैं और जो टीचर हैं वो हमारे पेरेंट्स हो जाते हैं। तो मैं अब पेरेंट्स बनने वाला हूँ। सही बात है। तो मतलब टीचर के साथ साथ एक माता पिता का रोल भी नवोदय में। हाँ, नवोदय का मतलब रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, अच्छा है। मतलब हमारे टाइम में शुरू में होता था ना कि नवोदय का फॉर्म आगे भर दो, ये वाली बात की चलता था, बड़ा क्रेज था पहले, बहुत ज्यादा। तो धीरे धीरे क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स आने लगे लोग उसकी तरफ, बट स्टिल नवोदय हो या केंद्रीय विद्यालय हो। अच्छा, मैं इस बीच में बताना चाहूंगा जो हमारे रुपेश है इनका केंद्रीय विद्यालय में भी इंटरव्यू हो चुका है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये तो बता दे, तुमने सब्जेक्ट तो बताया नहीं। तो सब्जेक्ट जो है इनका सोशल स्टडीज है। तो इन्होंने सोशल स्टडीज से फिलहाल अभी नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पा लिया है। और हम अपने साथ कभी भी रैंक को लेके जिक्र नहीं करते, क्योंकि रैंक पे जब बात आती है ना तो उसके साथ पैसे जुड़ जाते हैं। हमने तो सिर्फ 1 कप चाय पिलाई है और उसके अलावा कुछ पिलाया नहीं। तो हमारे लिए भैया, इसलिए बहुत बार मैं आपको इस वाक्य में बताता हूँ। तो जो अभी एक बच्चा जो रैंक 1 था उनका हमारे पास फोन भी आया था कि वो हमसे इंटरव्यू, लेकिन शायद उन्होंने क्या, वो स्टूडेंट भी हमारे थे। उसके बाद उन्होंने क्या हुआ क्या था, मैं क्लास में बिजी था तो उनका फोन नहीं मैं रिसीव कर पाया। तो फिर उन्होंने बताया सर वो तो मैंने कहीं और इंटरव्यू दे दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। देखिए इंटरव्यू आप चाहे आप हो चाहे कोई भी, चाहे वो अध्ययन मंत्र से सिलेक्टेड बच्चा कहीं भी जाके इंटरव्यू दे, इंटरव्यू का बस एक ही मतलब होना चाहिए कि आने वाले बच्चों को आप ये बता पाएं कि आपने तैयारी कैसे की थी और आपको कहाँ कहाँ कमियां लगी थी अपने आप में, और वो कमियां आपको नहीं करनी है। तो आप कहीं, मैं ये बिल्कुल ओपन कह देता हूँ, अध्ययन मंत्र कोई भी स्टूडेंट कहीं भी जाके इंटरव्यू देगा, हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। हम सिर्फ चाहते हैं ये वाली बात के साथ कि आप प्रमोट करें किस चीज को, बच्चे में पॉजिटिविटी को। एक बात और मतलब आपके इंटरव्यू में मैंने सुना था कि जो मार्क्स हैं वो बहुत क्या हैं, बढ़िया वाले ज्यादा वाले हैं। तो 20 में से कितने नंबर मिला आपको? सर 20 में से 18 नंबर, मुझे 18 नंबर टोटल। बहुत बढ़िया, टॉपर्स में आते हैं। तो सोचेगा एक इंटरव्यू में ना 20 में से अगर आपको 18 नंबर मिल रहे हैं तो आपने कितना काबिले तारीफ इंटरव्यू दिया होगा। तो स्कूलिंग में मतलब आपके शुरू से नवोदय से ही हुआ है, ठीक है। उसके बाद कॉलेज में दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ही किया। अच्छा, दयाल सिंह दिल्ली से ही, बहुत बढ़िया। तो बिहार से दिल्ली फिर सफर? मैं बिहार से दिल्ली आया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे मैं जामिया के बारे में जाना,
फिर जामिया मिलिया इस्लामिया में एंट्रेंस दिया बीएड के लिए। फिर वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं वहाँ से बीएड किया। और 2022 में ही मतलब फॉर्म भरने एनवीएस का जो फॉर्म आया और मेरा रिजल्ट आया, उस दोनों के बीच में ओनली 10 दिन का ही गैप था। बड़े किस्मत वाले उसके बाद मैं यहाँ पे अभी सेलेक्ट हुआ। बहुत बढ़िया, बड़ी किस्मत वाले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आपके साथ ऐसा होता है कि आप ना सालों तक इंतजार करते हैं वैकेंसी नहीं आते हैं, और कभी होता है कि बस आपका पेपर एग्जाम में बीएड कर आ गया। तो इसका मतलब एनवीएस में आपका पहला चांस था, और पहले चांस में आपने क्या कर केवीएस दिया? और एनवीएस मेरा पहला चांस था और पहले बार में दोनों निकाल। शाबाश, काबिल तारीफ, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन ये वाली बात। तो एक बात बताओ, अभी मतलब ये तो ठीक है, शुरू में जैसे बीएड कर लिया, तो ये टीचिंग लाइन को ही चुनना क्यों सोचा कि हाँ यार टीचिंग में चलते हैं? सर टीचिंग मेरा इसलिए था कि मैं सोच रहा था कि यहाँ पे टीचिंग एक फील्ड ऐसा है जहाँ पे हम भविष्य को बेहतर ढंग से मतलब तैयार कर सकते हैं शुरू से, ठीक है। किसी और फील्ड में क्लर्क रह के अंदर में मैं ऑफिस का काम कर सकता हूँ, किसी दूसरे चीज़ का काम कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे भविष्य सुधरने का थोड़ा स्कोप ज़्यादा लग रहा था। अरे बहुत बढ़िया। तो इसलिए मैं टीचिंग फील्ड में थोड़ा ज़्यादा इंडल्ज हुआ। और कभी बच्चे परेशान करेंगे तो मैं अपने टीचिंग के दौरान मैं ये टेस्ट कर चुका हूँ कि मुझे परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। कि मैं संभाल लेता हूँ, क्लासरूम मैनेजमेंट मुझे अच्छे तरीके से आते हैं। अच्छा। तो मैं अच्छे से संभाल लेता हूँ, और क्योंकि मैं नवोदय से ही हूँ तो मुझे पता है कि नवोदय के बच्चे की हरकत क्या है। अच्छा। तो वो हरकत मैं पहले से जानता हूँ, उसे कैसे डील करना है। ये तो तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है, बच्चों के लिए नेगेटिव वाला पॉइंट है ना, बच्चे बेचारे मजा नहीं कर पाएंगे। नहीं, मैं अपने क्लासरूम को डेमोक्रेटिक रूप से चलाता हूँ। अच्छा। कि बच्चे क्लास में मजे भी करें, लेकिन एग्जाम हॉल में मजे नहीं करने देते हैं, ये है। सही बात है, बहुत बढ़िया। तो मतलब फिलहाल तो जैसे नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन हो गया और आपका केंद्रीय विद्यालय भी आने वाला है, तो ऐसा होगा कि केंद्रीय विद्यालय का लालच ही रहेगा कि नहीं नवोदय नहीं चलते, केंद्रीय विद्यालय चलते हैं? मैं कुछ दिनों के लिए मतलब द्वंद्व में हूँ कि उधर जाऊँ या इधर जाऊँ। हाँ। लेकिन फाइनली डिसाइड किया कि नवोदय ही जाना है, क्योंकि नवोदय एक लाइफ देती है। हाँ। वहाँ पे खेलने से लेके घूमने से लेके सारा फैसिलिटी अवेलेबल है। बच्चों के साथ कनेक्ट पर्सनल रूप से कनेक्ट हो पाते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से बच्चे को अपना नॉलेज प्रोवाइड करा पाते हैं। लेकिन केवीएस में ये है कि मुझे अपना टीचिंग के बाद सीधे मुझे घर जाना होगा। वहाँ पे बच्चे से कनेक्शन दूर हो जाती है, मैं उनके बारे में नहीं जान पाता हूँ, जिसके कारण टीचिंग अफेक्ट हो सकता है। और मुझे लगता है ये एक रीजन है इसमें नवोदय और केंद्रीय विद्यालय में यही फर्क हो जाता है। जैसे आप केंद्रीय विद्यालय में जाते तो आपने स्कूल से अपने घर पहुंच गए, वहां ना आप अगर घर से दूर ही जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ भाई मान लीजिए कि दिल्ली के बच्चा उसकी ज्वाइनिंग हुई जाके लखनऊ में, लखनऊ से जब जम्मू में भेज देते हैं, अब स्कूल से जाएगा अकेला फील करता है, अकेला फील होने के बाद बोर फील करेगा, बोर फील होने के बाद उसे लगेगा यार बड़े गलत डिसीजन ले लिया। और नवोदय वाला शायद इस बात को बचा देगा कि भाई आप स्कूल के अंदर रहेंगे, मन कराओ बच्चों खेलेंगे साथ लेके चल वही तो खेल सकते हैं, तो ये वाला बहुत सारी चीजें नहीं करते टाइम। ठीक ठीक ठीक। तो कैसे करी आपने एनवीएस की तैयारी और कैसे कैसे आप इस पड़ाव तक आए कि आपने फिर इंटरव्यू क्लियर कर लिया? क्योंकि एक दौर था जिसमें आपको रिटन एग्जाम क्लियर करना था, उसके बाद आपको फिर इंटरव्यू की तैयारी थी, और इंटरव्यू के बाद मतलब फाइनली आप तैयार हो चुके हैं टीचर के रूप में। सर कोई भी एग्जाम के लिए, टीचिंग एग्जाम के लिए मैंने सीटेट के लिए पहले तैयार किया, और मैं सीटेट 2 बार दिया हूँ। अच्छा। और उसमें क्या है, किसी भी एनवीएस के लिए मैंने 3 चीज को फोकस रखा। पहले था कि मैंने उससे सिलेबस डाउनलोड किया, उस सिलेबस में जो जो सब्जेक्ट है उसको मैं प्रॉपर पढ़ा और उसको डिटेल सिलेबस निकाला, वो अच्छे से क्लास लिया, उसे पढ़ा। उसके बाद उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज लगाता था, और टेस्ट सीरीज के साथ साथ मॉक के साथ रिवीजन जो है वो साथ साथ ही करते रहता था। जितना आज पढ़ाई कर लिया उसके बाद तुरंत रिवीजन होगा, उसी दिन होगा, फिर सप्ते में होगा, फिर मंथली होगा। अच्छा। ये 3 प्लान। मतलब आपने जैसे आज कोई टॉपिक पढ़ा तो आज का टॉपिक पढ़ने के बाद आज उसका रिवीजन, टेस्ट है, फिर उसका बनते। बहुत बढ़िया, ये स्ट्रेटेजी सही है। मतलब आपने कम पढ़ो लेकिन जो भी पढ़ो खत्म करके चलो उसको। मतलब कम ही पढ़ता था लेकिन उसे प्रॉपर तैयारी के साथ लेके चलता था। अच्छा, तो कभी एग्जाम में ऐसा लगा कि एग्जाम के दौरान की भाई स्ट्रेस की चीजें आई हो कोई ऐसा? ये तो मुझे इंटरव्यू और एग्जाम दोनों के समय आया था। अच्छा। और एग्जाम के समय खास करके मुझे आनंद विहार के साइड मिला था
मैं वहाँ पे सेंटर मिला था। तो मैं आधा घंटा पहले गया, मेट्रो स्टेशन पे उतरा और मैं नीचे उतर के बैठ गया था और मुझे डर लग रहा था अंदर से मैं एग्जाम में, क्योंकि जब तैयारी होगी तभी डर लगेगी, वैसे अगर तैयारी नहीं है तो सीधे आप एग्जाम हॉल में जा सकते हैं। सही बात है। तो मुझे डर लग रहा था, फिर मैं अपने मम्मी को कॉल किया और मैं बात कर लिया, उसके बाद सीधे इंटर कर गया, एग्जाम में चला गया। उसके बाद फिर आया तो मुझे लगा कि मेरा जो एक्सपेक्टेशन था मॉक में जितने आ रहे थे उससे कम मार्क्स आ गए, ठीक है? तो डर लगा कि एक समय की नहीं हो सकता, लेकिन फाइनली मेरा नाम आ गया था, तो मैं इंटरव्यू के लिए मतलब तैयारी शुरू कर दिया। ठीक है। कभी हमसे डर लगा इंटरव्यू के दौरान ये कुछ नहीं, ऐसे? आपको मैं मतलब यूट्यूब पे पहले से भी देखता रहता था। अच्छा। और सीटेट के भी दौरान भी देखा और फिर इधर तैयारी के दौरान भी देखा, फिर यहाँ पे आ गए तो उसके बाद तो देखते ही रहा, तो उतना डर आपसे नहीं लगा। अच्छा, मतलब हमारे याद है हमारा ना इंटरव्यू का जब वो क्लास चल रहा था ना बड़ा सा, तो एनवीएस के टाइम ये करीबन तो 150-200 बच्चे के आसपास, 200 क्लासरूम, 150-200 के आसपास बच्चे थे और मैक्सिमम का सिलेक्शन हुआ है। मतलब मैक्सिमम का सिलेक्शन होना मतलब हमारे यहाँ इंटरव्यू की जब हम तैयारी कराते हैं ना, तो हमने इनके जो क्लास की वीडियोस, बहुत बच्चे कहते हैं कि सर आपने क्यों नहीं अपलोड किया, तो क्योंकि मैंने इनको ना पहले दिन ही एंट्री करते टाइम बोल दिया था कि जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक मैं तुम्हारी कोई वीडियो नहीं डालूंगा, क्योंकि अक्सर ना होता है कि आपकी वीडियो से पहले चले जाते, तो हमने देखा भी कुछ आज चैनल पे इंटरव्यू, इसको कुछ नहीं आता कैसे पास करेगा वाला, तो ये ना डीमोटिवेट कर देता है। हमारा काम है बच्चे को मोटिवेट करना, तो कोई भी नीचे अब कोई भी कुछ भी कमेंट कर सकता है, मतलब मुझे ये कह देते हैं ये बनेगा क्या टीचर, फिर इनको किसी को बोल दें, तो इस वजह से मैंने वो इंटरव्यू को भी डाले ही नहीं। मतलब हमारे इतना रश होता था, केवी में भी आप लोग तो थे, केवी में कितना था, मतलब बच्चा सुबह आता था शाम तक बैठा रहता था, 8-8 होल चल देते इंटरव्यू के, बट हमने उनके इंटरव्यू सिर्फ इसलिए नहीं डाले कि कहीं भी कोई ऐसा निगेटिव मैसेज ना आ जाए बच्चे की तरफ से कि बच्चे स्ट्रेस में आ जाए। ये वाला मेरे याद है एक बच्चे का, तो हमने जो वीडियो जो क्लासरूम वाली डाली थी तो उसे बोला, हाँ साइंस वाला, तो उसे हमने क्या इनको भी याद है, तो उन्होंने घर पे नहीं बता रखा था ये वाला, तो आप सोचो हमने उस वीडियो को ब्लर कर दिया था सिर्फ इसलिए कि बच्चे बैठे, तो उस वीडियो के बाद से फिर हमें लगा कि नहीं हम ब्लर करने की जरूरत ही नहीं, जब सिलेक्टेड होंगे बच्चे तभी इंटरव्यू लेंगे इस चीज के साथ। चलिए बहुत बढ़िया है भाई आपका, तो इसका मतलब स्ट्रेस के दौरान आपने मम्मी से बात करी और आपकी टेंशन क्या होगी, खत्म, दूर हो गई। अच्छा, ये ना एग्जाम जो चलता है जैसे एनवीएस और केवीएस का ना रुख बदलता रहता है, इस बार भी जैसे उन्होंने कर देते आपके क्वेश्चंस में कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड का भी डाल दिया, आपका सब्जेक्ट भी डाल देते हैं, और ये वाला मतलब जो मुश्किल जो दौर है वो सब्जेक्ट का रहता है कि वो जनरल पेपर का रहता है? मेरा जो बैकग्राउंड, मैं जो एग्जाम दे रहा हूँ, मैं अभी तक जितना एग्जाम होता है रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग छोड़ के सब एग्जाम दिया हूँ, ठीक है? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उससे क्या हुआ कि मेरा मैथ और रीजनिंग स्ट्रांग थे। ये मैं तुम लोगों से बोलता हूँ, जो भी तुम्हारी क्वालिफिकेशन के अंडर में आता है मत सोचो कि वहाँ ज्वाइन करना है, ये देखो कि एग्जाम कैसा आता है, एटलीस्ट आपको ना जो प्रेशर है उसे डील करना आ जाएगा। एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है एक अलग नेक्स्ट लेवल होता है, वो कभी आपको घर फील करके मॉक टेस्ट में नहीं मिल सकता उतना ज्यादा। एक नया सब्जेक्ट यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का मिला, तो वो 10 नंबर का जो था उसको डील मतलब करने के लिए मतलब हेल्प लिया था, नहीं तो मेरा जनरल पार्ट में तो मेरा पहले से ही तैयार था। ठीक ठीक। जो मेन पार्ट बचा जो सोशल साइंस था वो मेनली एनसीईआरटी बेस्ड रहा था, ठीक है? केवीएस में तो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड रहा था, केवीएस और एनसीईआरटी इसका, लेकिन एनवीएस में थोड़ा हार्ड लेवल रहा था, उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं, 5-5 ऑप्शन थे किसी क्वेश्चंस में, उसके बाद पूछ रहे हैं 3-2-1 सही है या 3-2-5 सही है, इस तरह के, ठीक है? तो उसमें थोड़ा जटिल है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, हाँ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा जटिल है। उसके लिए आपको अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत है, क्वेश्चंस के, अरिहंत के बुक जो आते हैं उसमें उसका प्रैक्टिस किया था, तो उसमें अच्छा मतलब प्रैक्टिस करने के दौरान पता चल जाता है कि कैसा क्वेश्चन है, किस तरह का डील करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एग्जाम को देते टाइम आप नॉर्मली किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं? मतलब कोई एग्जाम आ जाता है तो उस पर किस किस चीजों का फोकस बच्चे को ध्यान रखना चाहिए? भाई चलो आपको मान लीजिए किसी बच्चे को मैथ नहीं आता और किसी बच्चे को हिंदी नहीं आती, तो फिर किस चीज को कैसे कैसे मैनेज करें? या आपके सामने भी ऐसा हो कि सारे सब्जेक्ट में से तो सब में कोई परफेक्ट नहीं होता, तो जो आपका कमजोर सब्जेक्ट था उसे कैसे डील किया?
सर मेरा सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट तो अपना सोशल साइंस का हिस्ट्री ही कमज़ोर लग रहा अच्छा। था, खास करके एंशियंट पार्ट में। तो मुझे वो टॉपिक याद नहीं रहते थे, मतलब भूल जाता था, कितना भी मतलब पढ़ता था मैं भूल ही जाता था। तो उसको डील करने के लिए पहले तो मन किया कि छोड़ देता हूँ, एक ही ऑप्शन, अगर छोड़ता तो मैं एक एक नंबर से यहाँ सिलेक्शन रुक जाते हैं। तो उसको डील करने के लिए आप एक टीचर से अगर नहीं समझ आ रहे हैं तो आप उसी समय दूसरे टीचर का हेल्प ले सकते हैं साइड में, ठीक है। तो वहाँ पे हेल्पफुल होगा, क्योंकि वहाँ का तरीका जो है ना टीचर का वो अलग होते हैं, सबको एक मतलब सबका एक माइंडसेट नहीं होता है, तो इसलिए सबको अलग अलग नॉलेज चाहिए। तो किसी को एक टीचर से समझ आते हैं, किसी को दूसरे, हो सकते हैं कि दो टीचर लगाने पड़े, तो वो भी आप कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, मतलब आपको सीधा सिंपल सा है कि आपका जो कमजोर सब्जेक्ट होता है ना उसके लिए आप कभी ये ना सोचेगा कोई बड़ा नाम या छोटा नाम है, आप ये देखो कि जो पढ़ा रहा है उसकी बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं यार। और मुझे लगता है ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो आप ना एक स्टूडेंट के तौर पर एक टीचर को चेक नहीं करते, आप उसके साथ अपने वाइब्स मिलाते हैं, आप अपना देखते हैं कि जो मैं समझना चाहता हूँ मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये वाली सेंस ठीक है। तो अगर जो हमारे फ्यूचर टीचर जो होंगे बनने वाले हैं उन्हें कोई संदेश देना चाहते हैं कि कैसा टाइप का, कि भैया उन्हें क्या करना चाहिए एनवीएस की तैयारी के लिए, केवीएस की तैयारी के लिए या DTPLSB की तैयारी के लिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले सिलेबस निकालना है, सबसे फर्स्ट काम करना है। और ये इंतजार नहीं करना है कि जब एग्जाम के डेट आएंगे तब तैयारी करने, ये बड़ी प्यारी बात है। आप फॉर्म फिल कर लिए, उस दिन से आपका एग्जाम होगा ही, चाहे 1 साल लगे 2 साल हो, लेकिन एग्जाम होंगे। तो उसको प्रिपरेशन फर्स्ट डे से ही करना है। और सबसे पहले आप जहां से भी पढ़ें, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से पहले एक बार गो थ्रू करें, पढ़ाई करें अच्छे कंटेंट के साथ, उसके बाद मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट जितना ज्यादा हो सके, बच्चे बोलते हैं कि लास्ट में मॉक टेस्ट दें, लेकिन मैं शुरू से ही मॉक टेस्ट दे रहा था, मींस सेक्शन वाइज दे रहा था। मैंने हिस्ट्री पढ़ लिया तो हिस्ट्री का टेस्ट दे दिया, फिर पॉलिटी पढ़ लिया तो पॉलिटी का टेस्ट है, मैथ्स बना लिए तो मैथ्स का दे दिया। और डेली रिवीजन मैंडेटरी है। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो आज जो पढ़े हैं अगर एग्जाम में वो चीज नहीं बना पाए तो आज का पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा। सही बात है। तो जिस दिन नौकरी का ये पता चला कि हाँ भाई सिलेक्शन हो गया, तो उस दिन मम्मी पापा का, आजू बाजू में पड़ोसियों का क्या रिएक्शन है, कुछ पता? रिश्ते भी आने शुरू हुए हैं? नहीं, अभी तो नहीं है। ठीक है। तो क्या रहा, कैसा मतलब उनका रहा, माता पिता का रिएक्शन कैसा रहा? पहले रिजल्ट नहीं आए थे। अच्छा। पहले एक मैसेज आया कि आपको एक वर्चुअल मीटिंग होगा, वो रोजगार मेला वाला। तो उससे पता चला कि मैं 2 इंटरव्यू दे चुका हूँ, केवीएस और एनवीएस, उन दोनों में से कोई एक रिजल्ट है। ठीक है, मैं 2-3 मतलब मैंने एक वीडियो भी डाली थी रोजगार मेले वाले, तो उसमें आया पहले। तो मैं उसमें ज्यादा किसी को बताया नहीं, सिर्फ घर पे बताया कि एक मैसेज आया, लेकिन कंफर्म नहीं है। जब एक्चुअल में रिजल्ट आ गया, धड़कनें बढ़ी थी। अच्छा। मुझे लग रहा था कि मतलब फर्जी तो नहीं आ गए, मतलब मार्केट में फर्जी भी चलता है, ये बात सही है। मुझे कोई दोस्त तो प्रैंक तो नहीं करते। तो लेकिन बाद में पता चला, जब 1-2 दिन बाद रिजल्ट आया, 12 तारीख को शायद मिला, 12 तारीख को मिला था और 14 को रिजल्ट आया था। तो रिजल्ट बाद में आया, तब बताया घर में, दोस्तों को बताया, फिर स्टेटस लगा लिया, तो सब लगा लिया। तो देखिएगा, ये रुपेश की कहानी नहीं, रुपेश की हकीकत है। और इस हकीकत को अगर आप समझेंगे तो कोई भी ना, कई बार आप ये सोचते हैं कि आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, सालों लगाने पड़ती है मेहनत। मुझे लगता है कि आपके पास में क्वालिटी टाइम होना चाहिए, और पढ़ाई वो क्वालिटी टाइम आपसे मांगती है। किताब ला के रख देने से पेपर पास नहीं होता, किताब को दिल से लगाने से पेपर पास नहीं होता, किताब को दिमाग में भेजना ही पड़ता है। और उस किताब को उस तरीके से नहीं जैसे उसमें लिखा, उसे अपने तरीके से समझना होता है, तब आप एग्जाम में जाके बहुत अच्छा कर पाते हैं। तो रुपेश की ये जो बातें हैं, रुपेश का जो इंटरव्यू है, ये हमने एक छोटा सा इंटरव्यू आप लोगों के लिए इस आधार पर लिया कि आप बस ये जान पाए। इस बीच में अगर और भी रुपेश कुछ कहना चाहते हैं तो रुपेश आप बोल सकते हैं हमारे बच्चों को, मतलब जो फ्यूचर टीचर है उन्हें कुछ बोलना चाहें तो जरूर बोलिएगा। सर ये एक है कि
आपकी बैकग्राउंड मायने नहीं रखेगी हाँ। कि इसे आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। हाँ। मायने ये रखेगा कि जो आपका मेंटल स्थिति है हाँ। वो आप उसका कैसे यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है कि अगर आप उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्टिव रिजल्ट आएगा। अच्छा, मैं ऐसा होता है गर्लफ्रेंड वगैरह थी इस बीच में कुछ डिस्टर्बेंस वगैरह किया होगा? नहीं, ऐसा तो कोई बहुत बढ़िया। डिस्टर्बेंस ये सवाल ऐसा होता है तुम लोगों में से कोई पूछ लेता ना तो मैंने पूछ लिया, ऐसा नहीं होता कि वो डिस्टर्बेंस होगा। ऐसा ना आजकल कोई जो केस वेस चल रहे हैं उसमें हम बात नहीं करना चाहते इस इंटरव्यू में। बस आप लोगों को करना फोकस इस चीज पर है कि आप पढ़ते रहिएगा और अपने जो आपने टारगेट सेट किया है जब तक वो मिल ना जाए, मतलब मंजिल को पाने के लिए आपको रास्ते को नहीं छोड़ना है, लगे रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश, थैंक यू सो मच आप आए। और अब एक बार हमने ऐसे करते हैं, स्वैग होता है हमारे वाला, ऐसे वाला, ठीक है? तो स्वैग के साथ भाई ये हैं रुपेश, SST इन्वेस्टमेंट की ज्वाइनिंग हो चुकी है और KVS का कर रहे हैं इंतजार। तो आप लास्ट में कुछ कहेंगे? अपने बच्चा पार्टी बोलते हैं ना, तो आप भी बोल दीजिएगा बच्चा पार्टी के लिए। विश ऑल द बेस्ट बच्चा पार्टी, बोल दो।